नमस्कार दोस्तों। आर एस स्टोरीज 2.0 कॉमिक वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रॉबर्ट ई हावर्ड द्वारा लिखित उपन्यास द फीनिक्स ऑन द स्वॉर्ड, कॉनन द किंग। प्राचीन हाइबोरिया की दुनिया में कॉनन द बारबेरियन का सामना खतरनाक काले जादू और खूनी लड़ाइयों से होता है। इस कहानी में वो ताकत, किस्मत और सम्मान के लिए संघर्ष करता है। ये एक ऐसी दुनिया है जो सभ्यता और जंगलीपन के बीच झूल रही है। अध्याय 1, राजकुमार। ये उस समय की बात है जब अटलांटिस जैसे महान शहर समुद्र में डूब चुके थे, लेकिन आधुनिक सभ्यताओं का उदय अभी नहीं हुआ था। उस दौर में दुनिया में कई शानदार और रहस्यमयी साम्राज्य फैले हुए थे। नेमेडिया और ओफिर, चमकते हुए समृद्ध राज्य। जमोरा, जहाँ काले बालों वाली सुंदरियां और मकड़ियों वाले रहस्यमयी मीनार थे। स्टिगिया, अपनी पुरानी कब्रों और छायाओं के लिए प्रसिद्ध। हरकानिया, जहाँ के घुड़सवार रेशम और सोने के शानदार कवच पहनते थे। इन सब में सबसे शक्तिशाली और महान राज्य था एक्विलोनिया, जो पश्चिम में राज करता था। इसी युग में कोनन नाम का एक सिमेरियन युवक आया। वो काले बालों वाला और गहरी उदास आंखों वाला योद्धा था। वो एक ही समय में एक चोर, लुटेरा और हत्यारा भी था। उसके स्वभाव में जहाँ गहरी उदासी थी, वहीं जीने का जबरदस्त उत्साह भी था। वो अपनी तलवार के दम पे दुनिया के कीमती सिंहासनों को चुनौती देने और उन्हें अपने पैरों तले रोंदने के लिए निकल पड़ा था। नेमेडियन क्रॉनिकल्स। भोर होने के ठीक पहले चारों ओर सन्नाटा था। धुंधली और भूल भुलैया जैसी गलियों के बीच एक दरवाजा चुपके से खुला और चार नकाबपोश लोग बाहर निकले। उन्होंने आपस में कोई बात नहीं की और अपने लबादों को शरीर से सटाकर अंधेरे में इस तरह ओझल हो गए जैसे कोई भूत हो। पीछे दरवाजे पर एक बुरा सा चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखों में नफरत भरी चमक थी। उसने उनका मजाक उड़ाते हुए धीरे से कहा, रात के अंधेरे में चले जाओ बेवकूफों। तुम्हारी मौत एक अंधे कुत्ते की तरह तुम्हारा पीछा कर रही है और तुम्हें इसका पता भी नहीं है। बोलने वाले ने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और मोमबत्ती लेकर गलियारे में अंदर चला गया। वो एक विशालकाय और गंभीर दिखने वाला आदमी था, जिसकी सांवली त्वचा उसके खतरनाक स्वभाव को बता रही थी। वो अंदर के एक कमरे में पहुंचा, जहां मखमली कपड़े पहने एक लंबा और दुबला पतला आदमी किसी आलसी बिल्ली की तरह रेशमी सोफे पे लेटा हुआ था और सोने के प्याले में शराब पी रहा था। तो एस्केलेंटे, स्टीगियन ने मोमबत्ती रखते हुए कहा, तुम्हारे झांसे में आए हुए लोग चूहों की तरह अपने बिलों से निकलकर गलियों में आ ही गए हैं। तुम वाकई बड़े अजीब मोहरों का इस्तेमाल करते हो। एस्केलेंटे ने जवाब दिया, मोहरे? हाँ, वे बेचारे तो यही समझते हैं कि मैं उनका मोहरा हूँ। कई महीनों से जब से विद्रोहियों ने मुझे दक्षिणी रेगिस्तान से बुलाया है, मैं दुश्मनों के बीच रह रहा हूँ। दिन भर इस अनजान घर में छिपा रहता हूँ और रात को अंधेरी गलियों में और खतरनाक रास्तों में चुपके से घूमता हूँ। मैंने वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े विद्रोही रईस भी नहीं कर पाए, अपने एजेंटों के जरिए, जिनमें से कईयों ने तो मेरा चेहरा तक नहीं देखा। मैंने पूरे साम्राज्य में बगावत की आग फैला दी है। मैंने छिपकर उस राजा के पतन का रास्ता साफ कर दिया है जो आज सिंहासन पे बैठा है। सच तो ये है कि विद्रोही बनने से पहले मैं एक बड़ा राजनीतिज्ञ था। स्टीगियन ने फिर पूछा, और उन मूर्खों का क्या जो खुद को तुम्हारा मालिक समझते हैं? एस्केलेंटे ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता वे यही सोचते रहेंगे कि मैं उनके लिए काम करता हूँ। वे भला मुझ जैसे बुद्धिमान व्यक्ति का मुकाबला क्या करेंगे, चाहे वो बोना काउंट वोलमाना हो, ब्लैक लीजन का कमांडर ग्रोमेल हो, मोटा बैरन डियोन हो या वो पागल गायक रिनाल्डो। मैं ही वो ताकत हूँ जिसने इन सब को एक साथ जोड़ कर रखा है, और वक्त आने पर मैं इन सब को मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन वो तो भविष्य की बात है। आज की रात तो बस राजा की मौत तय है।
कुछ दिन पहले मैंने शाही फौज को शहर से बाहर जाते देखा है, स्टिगियन ने कहा। वे उस सीमा की तरफ चले गए हैं जहां जंगली पिक्स हमला कर रहे हैं। ये सब उस नशीली शराब की वजह से हुआ जिसे मैंने सीमा पार तस्करी करके भिजवाया था ताकि वे मदहोश हो जाएं। डियोन की बेहिसाब दौलत ने ये सब मुमकिन कर दिखाया और वोल्माना ने शहर में बचे हुए शाही सैनिकों को भी हटाने में मदद की। उसने आगे बताया, नेमेडिया के राजा नुमा को इस बात के लिए मनाना आसान था कि वो एक्विलोनिया के सेनापति रोसेरो को बुलाए। जाहिर है उनके सम्मान में शाही अंगरक्षक और राजा कोनन के खास आदमी प्रोस्पेरो को भी साथ जाना पड़ा। अब शहर में राजा के पास ब्लैक लीजन के अलावा और कोई खास सुरक्षा नहीं बची है। ग्रोमेल की मदद से मैंने अंगरक्षकों के एक लालची अफसर को रिश्वत देके खरीद लिया है, जो आधी रात को अपने सिपाहियों को राजा के कमरे के दरवाजे से हटा लेगा। फिर अपने 16 खूंखार गुंडों के साथ हम एक गुप्त सुरंग के रास्ते महल में घुसेंगे। काम खत्म होने के बाद भले ही जनता हमारा साथ ना दे, लेकिन ग्रोमेल की काली सेना शहर और सिंहासन पर कब्जा जमाए रखने के लिए काफी होगी। स्टिगियन ने पूछा, और डियोन को लगता है कि ताज उसे मिलेगा? एस्केलेंटे हंसा। हाँ, वो मोटा मूर्ख यही सोचता है कि उसके खानदान का शाही खून उसे राजा बना देगा। कोनन उन लोगों को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर रहा है जो आज भी उस पुराने खानदान का होने का दावा करते हैं जिनसे उसने एक्विलोनिया का ताज छीना था। वोल्माना चाहता है कि पुराने राजा जैसा दौर फिर से आए ताकि उसकी गरीब जागीरों को वही पुरानी शान और रुतबा वापस मिल सके। वहीं ग्रोमेल शाही सेना के सेनापति पैलेंटाइड से नफरत करता है। वो चाहता है कि पूरी सेना की कमान उसके हाथ में हो। हम सब में केवल रिनाल्डो ही ऐसा है जिसका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। वो कोनन को एक ऐसे जंगली और क्रूर योद्धा के रूप में देखता है जो उत्तर के कबीलों से आकर एक सभ्य देश को लूट रहा है। वो उस पुराने राजा को एक आदर्श मानता था जिसे कोनन ने गद्दी से हटाने के लिए मार डाला था। रिनाल्डो को बस इतना याद है कि वो राजा कलाकारों का सम्मान करता था, लेकिन वो उसके शासन की बुराइयों को भूल चुका है और लोगों को भी भुलाने की कोशिश कर रहा है। वे लोग अब खुलेआम राजा के लिए शोक गीत गा रहे हैं। इस गाने में रिनाल्डो उस पुराने अपराधी राजा की तारीफ करता है और कोनन को अंधेरे से आया एक दयाहीन जंगली कहता है। कोनन इन बातों पर बस हंस देता है, लेकिन आम लोग गुस्से में भर जाते हैं। वो कोनन से इतनी नफरत क्यों करता है? कभी हमेशा सत्ता में बैठे लोगों से नफरत करते हैं। उनके लिए अच्छाई या तो बीते हुए कल में थी या आने वाले कल में होगी। वे बस वर्तमान से भागते रहते हैं। रिनाल्डो एक ऐसा ही जुनूनी आदमी है जो अपनी सोच में एक क्रूर राजा को हटाकर जनता को आज़ाद करना चाहता है। जहाँ तक मेरी बात है, कुछ महीने पहले तक मेरी सारी हिम्मत टूट चुकी थी और मैं बस लूट पाट करके गुजारा कर रहा था। लेकिन अब मेरे पुराने सपने फिर से जाग गए हैं। पहले कोनन मरेगा और डियोन राजा बनेगा, फिर डियोन भी मरेगा। एक एक करके हर वो इंसान मारा जाएगा जो मेरे रास्ते में आएगा, चाहे तलवार से, आग से या उन जहरीली शराबों से जिन्हें तुम बनाना जानते हो। एस्केलांटे, एक्विलोनिया का राजा, सुनने में कैसा लगता है? स्टिगियन ने अपने कंधे उचकाए और कड़वाहट के साथ बोला, एक वक्त था जब मेरे सपने और मेरी ताकत तुम्हारी इन छोटी मोटी ख्वाहिशों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। देखो आज मेरी हालत क्या हो गई है। मेरे पुराने साथी और दुश्मन हैरान रह जाएंगे अगर वे देखेंगे कि जादू की अंगूठी वाला महान थोथमोन आज एक भगोड़े का गुलाम बना हुआ है और राजाओं की छोटी मोटी लड़ाइयों में मदद कर रहा है। एस्केलांटे ने लापरवाही से जवाब दिया, तुमने जादू और टोने टोटकों पर भरोसा किया, जबकि मुझे अपनी बुद्धि और अपनी तलवार पे यकीन है। तलवार और बुद्धि उस महान अंधकार की शक्ति के आगे तिनके के समान है। स्टिगियन गुस्से में गुर्राया। उसकी काली आंखों में एक डरावनी चमक थी। अगर मैंने वो जादुई अंगूठी ना खोई होती तो आज तुम मेरे गुलाम होते। डाकू एस्केलांटे ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, जो भी हो,
फिलहाल तो तुम्हारी पीठ पर मेरे कोड़े के निशान हैं और आगे भी रहेंगे। इतना भरोसा मत करो। स्टिगियन की आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। किसी ना किसी दिन मुझे वो अंगूठी वापस मिल जाएगी और उस दिन कसम है सांपों के देवता सेठ की, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ये बात सुन के एस्केलांटे गुस्से से उठा और उसने स्टिगियन के मुंह पे एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। स्टिगियन पीछे की तरफ लड़खड़ा गया और उसके होंठों से खून बहने लगा। एस्केलांटे दहाड़ा, कुत्ते, अपनी हद में रह। भूल मत कि मैं तेरा मालिक हूँ और तेरे सारे काले कारनामों को जानता हूँ। अगर हिम्मत है तो जा और छतों पे चढ़कर चिल्ला दे कि एस्केलांटे राजा के खिलाफ साजिश रच रहा है। स्टिगियन ने अपने होठों से खून पोंछते हुए धीरे से कहा, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। हाँ, तुम कभी ऐसी हिम्मत नहीं करोगे, एस्केलांटे ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। अगर मैं तुम्हारी किसी चालाकी या धोखे से मारा गया तो दक्षिणी रेगिस्तान में रहने वाले एक साधु को इसकी खबर मिल जाएगी। मैंने उसके पास एक मोहरबंद चिट्ठी छोड़ी है जिसे वो फौरन खोल देगा। उसे पढ़ते ही स्टिगिया में एक ऐसी बात फैलेगी कि आधी रात तक वहां से तुम्हारी मौत का फरमान चल पड़ेगा। तब तुम अपना सिर कहाँ छिपाओगे, थोथोमन? ये सुनते ही गुलाम थोथोमन कांप उठा और उसका सांवला चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। बस बहुत हुआ, एस्केलेंटे ने कड़क आवाज में कहा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मुझे डियोन पे भरोसा नहीं। मैंने उसे आज रात का काम पूरा होने तक अपनी जागीर में रहने को कहा है। वो मोटा मूर्ख आज राजा के सामने अपनी घबराहट छिपा नहीं पा रहा था। उसके पीछे जाओ और उसे अपनी नजरों से ओझल मत होने देना। वो डर के मारे कांप रहा है और हो सकता है कि अपनी जान बचाने के लिए कोनन के पास जाकर पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दे। जाओ। गुलाम ने अपनी आंखों की नफरत को छिपाते हुए सिर झुकाया और वहां से चला गया। एस्केलेंटे फिर से अपनी शराब पीने लगा। उधर खिड़की के बाहर कीमती मीनारों के पीछे खून की तरह लाल रंग की सुबह हो रही थी। अध्याय 2। जब मैं सिर्फ एक योद्धा था तब मेरे स्वागत में नगाड़े बजते थे और लोग मेरे घोड़े के रास्ते में सोने की धूल भी चाहते थे। लेकिन अब जब मैं एक महान राजा बन गया हूँ तो लोग मेरे पीछे पीछे तो चलते हैं, पर सिर्फ इसलिए ताकि मेरे शराब के प्याले में जहर मिला सके या मेरी पीठ में खंजर घोंप सके। यही है राजाओं का मार्ग। वो कमरा बहुत बड़ा और शानदार था। दीवारों पर कीमती पर्दे लगे थे। हाथी दांत जैसे फर्श पर नरम कालीन बिछे थे और ऊंची छत पर चांदी की बारीक नक्काशी की गई थी। वहां हाथी दांत और सोने से बनी एक मेज के पीछे एक आदमी बैठा था। उसके चौड़े कंधे और धूप से झुलसी त्वचा उस आलीशान कमरे के हिसाब से बिल्कुल अलग लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और खुली हवाओं का रहने वाला हो। उसकी हल्की सी हलचल में भी एक मंजे हुए योद्धा जैसी फुर्ती और लोहे जैसी मजबूती साफ झलक रही थी। वो जो कुछ भी करता उसमें कोई दिखावा नहीं था। या तो वो किसी पीतल की मूर्ति की तरह बिल्कुल शांत बैठा रहता था, या फिर जब वो चलता था तो उसमें किसी जंगली बिल्ली जैसी फुर्ती होती थी जिसे आंखों से पकड़ पाना भी मुश्किल था। उसके कपड़े बहुत अच्छे थे लेकिन उनमें कोई तड़क भड़क नहीं थी। उसने ना तो कोई अंगूठी पहनी थी और ना ही कोई गहना। उसके सीधे कटे हुए काले बालों को बस चांदी के कपड़े की एक पट्टी ने संभाल रखा था। उसने अपना सुनहरा पेन नीचे रख दिया जिससे वो मोम लगे कागज पर बहुत मेहनत से कुछ लिख रहा था। फिर अपनी ठुड्डी को मुट्ठी पर टिकाकर वो अपनी चमकदार नीली आंखों से अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखने लगा। वो दूसरा व्यक्ति मजे से सीटी बजाते हुए अपने सोने के कवच को ठीक करने में लगा था। किसी राजा के सामने ऐसी हरकत करना अजीब था। मेज पर बैठे व्यक्ति कोनन ने कहा, प्रोस्पेरो, राजकाज के ये काम मुझे उतना थका देते हैं जितना कि मेरी लड़ी हुई कोई भी लड़ाई मुझे नहीं थका पाई। काली आंखों वाले प्रोस्पेरो ने जवाब दिया, कोनन, ये सब तो खेल का हिस्सा है। अब तो तुम राजा हो तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी।
कोनन ने बड़े अफसोस के साथ कहा, काश मैं भी तुम्हारे साथ निमेडिया चल पाता। ऐसा लगता है जैसे सदियों से मैंने घोड़े की सवारी नहीं की। लेकिन पब्लियस कहता है कि शहर के कामकाज के लिए मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। सत्यानाश हो उसका। उसने प्रोस्पेरो से अपनी पुरानी दोस्ती के नाते दिल की बात जारी रखी। जब मैंने पुराने खानदान को राजगद्दी से हटाया था तब वो काम काफी आसान लगा था, हालांकि उस वक्त वो बहुत मुश्किल था। अब जब मैं उस पुराने दौर के संघर्षों, साजिशों और लड़ाइयों को याद करता हूं तो वो सब एक सपने जैसा लगता है। प्रोस्पेरो, मैंने कभी इतना लंबा सपना नहीं देखा था। जब राजा नुमेडिदिस मेरे पैरों के पास मरा पड़ा था और मैंने उसके खून से सने सिर से ताज उतार कर अपने सिर पे रखा तो मुझे लगा कि मैंने सब कुछ पा लिया है। मैंने ताज छीनने की तैयारी तो की थी, लेकिन उसे संभालना नहीं सीखा था। पुराने दिनों में जब मैं आज़ाद था तो मुझे बस एक तेज तलवार और दुश्मन तक पहुंचने का सीधा रास्ता चाहिए होता था। पर अब कोई भी रास्ता सीधा नहीं है और मेरी तलवार धरी की धरी रह जाती है। जब मैंने नुमेडिदिस को हराया था तब लोग मुझे अपना रक्षक मानते थे, लेकिन अब वे मेरी परछाई पे भी थूकते हैं। उन्होंने मंदिर में उस घटिया राजा की मूर्ति लगा दी है और लोग उसके सामने ऐसे रोते हैं जैसे वो कोई महान संत हो जिसे मुझ जैसे जंगली ने मार डाला। जब मैं एक मामूली सैनिक बनकर उनकी सेना को जीत दिलाता था तब एक्विलोनिया के लोगों को मेरे विदेशी होने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब वे मुझे माफ करने को तैयार नहीं हैं। कितनी अजीब बात है, कोनन ने आगे कहा। अब मित्रा के मंदिर में नुमेडिडस की याद में वे लोग धूप बत्तियां जला रहे हैं जिन्हें उसी राजा के जल्लादों ने अपंग और अंधा कर दिया था। वे लोग जिनके बेटे उसकी काल कोठरियों में मारे गए और जिनकी पत्नियों और बेटियों को वो जबरदस्ती उठा ले गया था। ये लोग कितने जल्दी अपनी बातें बदल लेते हैं। प्रोस्पेरो ने अपनी तलवार की पेटी को और कसते हुए जवाब दिया। इस सब के लिए काफी हद तक वो गायक रिनाल्डो जिम्मेदार है। वो ऐसे गीत गाता है जो लोगों को पागल कर देते हैं। उसे उसके मस्खरे वाले कपड़ों में ही शहर के सबसे ऊंचे टावर पर फांसी दे देनी चाहिए। उसे गिद्धों के लिए कविताएं लिखने दो। कोनन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं प्रोस्पेरो, मैं उसे हाथ नहीं लगा सकता। एक महान कवि किसी भी राजा से बड़ा होता है। उसके गाने मेरे राजदंड से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। एक बार जब उसने मेरे लिए गाना गाया था तो उसने लगभग मेरा दिल ही जीत लिया था। मैं मर जाऊंगा और लोग मुझे भूल जाएंगे, लेकिन रिनाल्डो के गीत हमेशा जिंदा रहेंगे। नहीं प्रोस्पेरो, राजा ने गंभीर होते हुए कहा, कुछ तो ऐसा है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं। मुझे इसका एहसास बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा जवानी के दिनों में ऊंची घास में छिपे बाघ को देखकर होता था। पूरे राज्य में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई है। मैं उस शिकारी की तरह महसूस कर रहा हूँ जो जंगल में अपनी छोटी सी आग के पास बैठा हो और अंधेरे में दबे कदमों की आहट सुन रहा हो, मानो झाड़ियों के पीछे से कोई आंखें मुझे घूर रही हों। काश मेरे सामने कोई ऐसी चीज होती जिसे मैं अपनी तलवार से काट पाता। मैं सच कह रहा हूँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि जंगली पिक्ट्स ने अचानक सीमाओं पर इतना भयानक हमला कर दिया कि मदद मांगनी पड़ी। मुझे खुद सैनिकों के साथ वहां जाना चाहिए था। कोनन, पब्लियस को डर था कि कहीं सीमा पार तुम्हें फंसाकर मारने की साजिश न रची जा रही हो। प्रोस्पेरो ने अपने चमकते कवच के ऊपर रेशमी कोट को ठीक करते हुए जवाब दिया। वो चांदी के आईने में खुद को निहार रहा था और बोला, इसीलिए उसने तुम्हें शहर में रुकने की सलाह दी थी। ये सब तुम्हारे मन का वहम है। लोग भले ही कुछ भी बोले, लेकिन भाड़े के सैनिक और ब्लैक ड्रैगन्स हमारे साथ हैं और पोइटेन का हर योद्धा तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। तुम्हें बस हत्या का डर हो सकता है, लेकिन वो भी नामुमकिन है क्योंकि शाही गार्ड दिन रात तुम्हारी सुरक्षा में तैनात हैं। वैसे तुम यहाँ क्या बना रहे हो? एक नक्शा, कोनन ने गर्व से कहा। दरबार के नक्शों में दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के देशों को तो ठीक से दिखाया गया है, लेकिन उत्तर का हिस्सा अधूरा और गलत है। मैं खुद उत्तरी इलाकों की जानकारी इसमें जोड़ रहा हूँ। देखो, ये सिमेरिया है जहाँ मेरा जन्म हुआ था, और यहाँ अस्गार्ड और वनाहेम। प्रोस्पेरो ने नक्शे को गौर से देखते हुए कहा, मित्रा की कसम,
मुझे तो अब तक यही लगता था कि ये देश सिर्फ कहानियों में होते हैं। कोनन ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ अपने चेहरे के पुराने निशानों को छूते हुए कहा, अगर तुमने अपनी जवानी सिमेरिया की सीमाओं पर बिताई होती तो तुम्हें पता चलता कि वे देश सचमुच में हैं। असगार्ड उत्तर में है और वनाहेम सिमेरिया के उत्तर पश्चिम में। वहां की सीमाओं पर हमेशा जंग चलती रहती है। प्रोस्पेरो ने पूछा, वहां के लोग कैसे होते हैं? कोनन ने बताया, वे लंबे, गोरे और नीली आंखों वाले होते हैं। वे बर्फ के राक्षस यमीर को अपना देवता मानते हैं। हर कबीले का अपना अलग राजा होता है। वे बड़े मनमौजी और खूंखार होते हैं। उनका काम बस दिन भर लड़ना और रात भर जमकर शराब पीकर अपने जोशीले गीत गाना है। प्रोस्पेरो हंसते हुए बोला, इसका मतलब है कि तुम भी उन्हीं के जैसे हो। तुम भी खूब हंसते हो, जमकर पीते हो और अच्छे गाने गाते हो। हालांकि मैंने सुना है कि सिमेरिया के बाकी लोग पानी के अलावा कुछ नहीं पीते, कभी हंसते नहीं और सिर्फ उदासी भरे गीत ही गाते हैं। राजा ने जवाब दिया, शायद ये उस जगह का असर है जहां वे रहते हैं। वो दुनिया की सबसे उदास जगह है। हर तरफ ऊंची पहाड़ियां, घने जंगल, हमेशा छाए रहने वाले काले बादल और घाटियों में रोती हुई तेज हवाएं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वहां के लोग इतने चिड़चिड़े और उदास क्यों रहते हैं। प्रोस्पेरो ने कंधे उचकाते हुए कहा। वो अपने इलाके पोइटेन के बारे में सोच रहा था, जहां चारों तरफ हरियाली, खिली हुई धूप और शांत नीली नदियां थीं। कोनन ने जवाब दिया, वहां के लोगों के लिए ना इस दुनिया में कोई उम्मीद है और न मरने के बाद। उनके देवता क्रोम और उनकी डरावनी जाति है, जो एक ऐसी जगह राज करते हैं जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। वो मुर्दों की दुनिया है, जहां हमेशा घना कोहरा छाया रहता है। सच कहूं तो मुझे असगार्ड के लोगों का जीने का तरीका ज्यादा पसंद आया। खैर, प्रोस्पेरो मुस्कुराते हुए बोला, सिमेरिया की वे काली पहाड़ियां अब बहुत पीछे छूट गई हैं। अब मैं चलता हूँ। मैं निमेडिया के दरबार में तुम्हारे नाम का जाम पीऊंगा। ठीक है प्रोस्पेरो, राजा ने मजाक में कहा, लेकिन वहां की नर्तकियों को सिर्फ अपने लिए ही चूमना, वरना बेकार में दो राज्यों के बीच झगड़ा हो जाएगा। कोनन की जोरदार हंसी प्रोस्पेरो के कमरे से बाहर जाने के बाद भी गूंजती रही। अध्याय 3। विशाल पिरामिडों के नीचे महान देवता कुंडली मारकर सो रहे हैं और अंधेरे मकबरों में उनके काले सेवक रेंग रहे हैं। मैं उन छिपे हुए अंधेरे स्थानों से प्रार्थना करता हूँ जहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। हे शक्तिशाली देवताओं, मेरी नफरत का बदला लेने के लिए मुझे एक सेवक भेजो। सूरज डूब रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी जंगल के हरे नीले मंजर पर चमक रही थी। ढलती हुई किरणें उस मोटी सोने की चेन पर पड़ रही थी, जिसे बैरन डियोन अपने गोल मटोल हाथों से बार बार घुमा रहे थे। वे अपने बगीचे के पेड़ों के बीच एक संगमरमर की सीट पर बैठे थे। डियोन अपने भारी शरीर को बार बार हिलाकर इधर उधर देख रहे थे, मानो उन्हें डर हो कि कहीं कोई दुश्मन छिपा हुआ ना हो। वे पेड़ों के एक ऐसे झुरमुट में बैठे थे जिनकी घनी टहनियों ने उन पर अंधेरी छाया कर रखी थी। पास ही एक फव्वारा चल रहा था और पूरे बगीचे में दूसरे फव्वारों की धीमी आवाजें संगीत की तरह गूंज रही थी। डियोन के पास ही बेंच पे एक विशालकाय और सांवले रंग का आदमी बैठा था, जो अपनी गंभीर नजरों से बैरन को देख रहा था। डियोन ने उस आदमी यानी थोथोमन के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उसे बस इतना पता था कि वो एक गुलाम है, जिस पर एस्केलांटे बहुत भरोसा करता है। कई अमीर लोगों की तरह डियोन भी अपने से छोटे दर्जे के लोगों को कोई अहमियत नहीं देता था। घबराने की जरूरत नहीं है, थोथ ने कहा। योजना कभी फेल नहीं हो सकती। एस्केलांटे से भी गलती हो सकती है, डियोन ने चिढ़कर कहा। नाकामयाबी के ख्याल से ही उसके पसीने छूट रहे थे। स्टिगियन ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, उससे गलती नहीं होगी, वरना आज मैं उसका गुलाम नहीं बल्कि मालिक होता। ये तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो, डियोन ने बेरुखी से जवाब दिया। उसका ध्यान तो अपनी ही चिंताओं में था। ये सुनकर थोथोमन की आंखें गुस्से से सिकुड़ गई। सालों से दबी हुई नफरत और अपमान का गुस्सा उसके भीतर उबल रहा था।
उसने सोचा था कि डियोन उसकी बातों पर गौर करेगा, लेकिन डियोन उसे एक इंसान नहीं बल्कि महज एक मामूली गुलाम समझ रहा था, जिस पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं था। थोथ ने फिर कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम राजा तो बन जाओगी, लेकिन तुम एस्केलांटे के असली इरादों को नहीं जानती। कोनन के मरने के बाद तुम उस पर यकीन नहीं कर पाओगे। अगर तुम राजा बनने के बाद मुझे सुरक्षा दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सुनिए मेरे मालिक, मैं दक्षिण के देशों में एक बहुत बड़ा जादूगर था। लोग थोथोमन का नाम उसी तरह लेते थे जैसे महान जादूगर रामोन का। स्टिगिया के राजा टेस्फोन मेरा बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने मुझे सबसे ऊंचा स्थान देने के लिए बाकी सभी जादूगरों को हटा दिया था। वे सब मुझसे नफरत करते थे, लेकिन मुझसे डरते भी बहुत थे, क्योंकि मैं उन अनदेखी शक्तियों को वश में कर सकता था जो मेरे एक बुलावे पर हाजिर हो जाती थी। सांपों के देवता सेट की कसम, मेरे दुश्मनों को पता भी नहीं चलता कि कब आधी रात को कोई भयानक साया उनकी गर्दन दबोच लेगा। मैंने वो सारा काला जादू सेट की सर्प अंगूठी से किया था। वो अंगूठी मुझे जमीन के नीचे एक बहुत पुराने अंधेरे मकबरे में मिली थी, इतनी पुरानी कि उसे तब बनाया गया था जब इंसानों का वजूद भी ठीक से नहीं था। लेकिन फिर एक चोर ने वो अंगूठी चुरा ली और मेरी सारी शक्तियां खत्म हो गई। दूसरे जादूगर मुझे मारने के लिए एक हो गए और मुझे वहां से भागना पड़ा। मैं ऊंट चलाने वाले का भेष बदलकर एक काफिले के साथ कोथ देश जा रहा था। तभी एस्केलांटे के लुटेरों ने हम पे हमला कर दिया। मेरे सिवाय सब मारे गए। मैंने एस्केलांटे को अपनी असली पहचान बताई और उसकी गुलामी करने का वादा करके अपनी जान बचाई। वो गुलामी मेरे लिए बहुत दर्दनाक रही है। एस्केलांटे ने मुझे अपने काबू में करने के लिए मेरे बारे में एक पर्चा लिखा, उसे सील किया और कोथ की सीमा पर रहने वाले एक साधु को दे दिया। मैं सोते हुए भी एस्केलांटे पर हमला करने या उसे दुश्मनों को सौंपने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा होते ही वो साधु उस पर्चे को पढ़ लेगा। फिर वो स्टिगिया में एक ऐसी बात बताएगा कि थोथ एक बार फिर डर से कांप उठा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने आगे कहा, एक्विलोनिया में लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन अगर स्टिगिया में मेरे दुश्मनों को पता चल गया कि मैं कहाँ हूँ, तो दुनिया के दूसरे कोने में होने के बाद भी मैं उस भयानक अंत से नहीं बच पाऊंगा जो पत्थर के दिल वाले को भी थर्रा दे। सिर्फ एक शक्तिशाली राजा ही मेरी रक्षा कर सकता है। इसीलिए मैंने तुम्हें अपना रहस्य बताया है और तुमसे समझौता करना चाहता हूँ। मैं अपनी अक्ल से तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मेरी जान बचाना, और देखना किसी दिन मुझे वो अंगूठी वापस मिल जाएगी। अंगूठी? कैसे अंगूठी? थोथ ने डियोन के घमंड को समझने में गलती कर दी थी। डियोन उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो अपनी ही सोच में डूबा था। बस आखिरी शब्द सुनकर उसकी तंद्रा टूटी और वो चौंक गया। अंगूठी? डियोन ने बात दोहराई। इससे मुझे याद आया, मेरी किस्मत चमकाने वाली अंगूठी। ये मुझे एक शेमितिश चोर से मिली थी, जिसने कसम खाकर कहा था कि उसने इसे दक्षिण के किसी जादूगर से चुराया है और ये मुझे बहुत फायदा पहुंचाएगी। मित्रा गवाह है, मैंने उसे इसके लिए अच्छे खासे पैसे दिए थे। भगवान की कसम, मुझे इस वक्त अपनी किस्मत चमकाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वोल्माना और एस्केलेंटे मुझे अपनी इन खूनी साजिशों में घसीट रहे हैं। मैं उस अंगूठी को पहनना नहीं भूलूंगा। ये सुनते ही थोथ अपनी जगह से उछल पड़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी आंखों में वो भयानक आग चमक उठी जो किसी इंसान को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होने पर आती है। लेकिन डियोन ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी संगमरमर की मेज में लगे एक गुप्त ढक्कन को खोला और उसमें रखी ढेरों अजीबोगरीब चीज़ों को टटोलने लगा। वहां जंगली तावीज, हड्डियों के टुकड़े और भद्दे गहने भरे पड़े थे। डियोन अंधविश्वासी था, इसलिए उसने अपनी किस्मत चमकाने के नाम पे ऐसा बहुत सा कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रखा था। ओह, मिल गई। डियोन ने जीत की खुशी के साथ एक अनोखी अंगूठी हवा में उठाई। वो तांबे जैसी धातु की बनी थी और उसका आकार एक कुंडली मारे हुए सांप जैसा था, जिसने अपनी ही पूंछ को मुंह में दबा रखा था। सांप की आंखें पीले रत्नों की तरह चमक रही थी। उसे देखते ही थोथोमन ऐसे चिल्लाया जैसे उसे किसी ने गहरी चोट दी हो। डियोन हैरान होकर मुड़ा। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया।
थोथ की आंखें आग की तरह धधक रही थीं और उसके विशाल काले हाथ किसी जंगली जानवर के पंजों की तरह फैल गए थे। अंगूठी, हे भगवान, मेरी अंगूठी! वो चिल्लाया। मेरी अंगूठी जो मुझसे चुराई गई थी। अचानक स्टिगियन थोथ के हाथ में खंजर चमक उठा। उसने अपने मजबूत कंधों को झटका दिया और खंजर बैरन डियोन के भारी शरीर के आर पार कर दिया। डियोन की चीख उसके गले में ही दबके रह गई और उसका शरीर मक्खन की तरह फर्श पे ढेर हो गया। वो मूर्ख आखिर तक नहीं समझ पाया कि उसे क्यों मारा गया और खौफ में ही मर गया। थोथ ने उस लाश को एक तरफ फेंका और दोनों हाथों से अपनी अंगूठी को थाम लिया। उसकी काली आंखों में एक भयानक चमक थी। मेरी अंगूठी, उसने पागलपन भरी खुशी में धीरे से कहा। मेरी खोई हुई शक्ति वापस आ गई। थोथोमन कितनी देर तक उस भयानक अंगूठी को एक मूर्ति की तरह देखता रहा, उसे खुद भी पता नहीं चला। वो उस अंगूठी की बुरी ताकतों को अपनी आत्मा में महसूस कर रहा था। जब उसका ध्यान वापस आया, तब तक चांद निकल चुका था। बगीचे में पड़ी संगमरमर की कुर्सी और पास ही पड़ी डियोन की लाश पर चांदनी की लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ एस्केलांटे, थोथ अंधेरे में धीरे से फुसफुसाया। उसकी आंखें किसी उसकी आंखें किसी शैतान की तरह लाल चमक रही थीं। वो नीचे झुका और डियोन के शरीर से बह रहे खून को अपनी मुट्ठी में लिया। उसने उस खून को तांबे के सांप की आंखों पर तब तक मला जब तक कि उन आंखों की पीली चमक खून की परत के नीचे नहीं छिप गई। अपनी आंखें बंद करो रहस्यमयी सांप, उसने रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में कहा। इस चांदनी से अपनी आंखें हटाओ और उन्हें घोर अंधेरे में खोलो। हे समुद्र के सांप, तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम काली रात में किसे बुला रहे हो? ढलती हुई रोशनी में किसकी परछाई मंडरा रही है? हे समुद्र के सांप, उसे मेरे पास बुलाओ। अपनी उंगलियों को सांप के तराजू जैसे निशानों पर एक अजीब तरीके से गोल गोल घुमाते हुए थोथ की आवाज और भी धीमी हो गई। वो ऐसे खौफनाक मंत्र पढ़ने लगा जिन्हें पूरी दुनिया भूल चुकी थी। ये मंत्र सिर्फ स्टिगिया के उन अंधेरे इलाकों में जाने जाते थे जहां कब्रों के धुंधलके में भयानक राक्षस घूमते हैं। अचानक उसके चारों ओर की हवा में वैसी ही हलचल होने लगी जैसी पानी के अंदर किसी बड़े जीव के हिलने से होती है। उसे एक बर्फीली हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो कहीं कोई अदृश्य दरवाजा खुल गया हो। थोथ को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी नजरें सामने चांदनी में चमकते संगमरमर के फर्श पर टिकी थीं, जहां एक धुंधली सी परछाई बन रही थी। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता गया, वो परछाई साफ और डरावनी होती गई। वो किसी विशाल लंगूर बबून जैसी दिख रही थी, लेकिन इतना बड़ा और भयानक लंगूर धरती पर कभी नहीं देखा गया था। फिर भी थोथ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी कमर से अपने मालिक एस्केलांटे की चप्पल निकाली, जिसे उसने इस उम्मीद में छिपा कर रखा था कि शायद कभी काम आए, और उसे अपने पीछे उस साए की तरफ फेंक दिया। अंगूठी के गुलाम, इसे अच्छी तरह पहचान ले, थोथ ने दहाड़ते हुए कहा। जिस आदमी की ये चप्पल है उसे ढूंढ और उसका अंत कर दे। उसकी आंखों में देख और उसका गला फाड़ने से पहले उसकी रूह को दहला दे। उसे मार डाल। हाँ, गुस्से और पागलपन में वो चिल्लाया, और उसके साथ मौजूद हर इंसान को खत्म कर दे। चांदनी रात में थोथ ने देखा कि वो डरावनी आकृति दीवार पर झुकी और किसी शिकारी कुत्ते की तरह गंध सूंघने लगी। फिर अचानक उस साये ने अपना सिर झटका, वो मुड़ा और पेड़ों के बीच बहती तेज हवा की तरह गायब हो गया। ये देखकर थोथोमन ने पागलपन भरी खुशी में अपनी बाहें हवा में लहरा दी। चांद की रोशनी में उसके दांत और आंखें चमक रही थी। महल की दीवारों के बाहर पहरा दे रहे एक सैनिक की डर के मारे चीख निकल गई जब उसने धधकती आंखों वाली एक विशाल काली परछाई को दीवार लांघकर हवा की तरह अपने पास से गुजरते देखा। लेकिन वो साया इतनी तेजी से ओझल हुआ कि बेचारा सिपाही सोच में पड़ गया कि उसने हकीकत में कुछ देखा है या ये महज उसका कोई बुरा सपना था।